हर कोई दलित सफाई कर्मचारी नहीं, लेकिन हर सफाई कर्मचारी दलित है। किस मिट्टी के बने हो? वो भगवान का मिट्टी से बना हुआ। भगवान की मिट्टी। तो भगवान ने काम दिया? भगवान दिया। ओके। ये अनुमान लगाया जाता है कि हर साल करीब 600 सीवर वर्कर मारे जाते हैं। ये आंकड़ा आतंकवादियों के द्वारा मारे गए सैनिकों की संख्या से 10 गुना ज्यादा है। वे अनपढ़ और गरीब दलित हैं जो अपने हाथों से मैला साफ करते हैं, और सच्चाई यही है कि उनकी कोई कीमत नहीं। मगर मेरी है। मैं समाज के सबसे प्रिविलेज तबके से आता हूं। मेरा जन्म ऊंची जाति के एक अपर मिडिल क्लास परिवार में हुआ था, जिसके कारण मैं पढ़ने के लिए एक अच्छे स्कूल में गया। तो मैं तुम्हारे मेले में क्यों उतर रहा हूं? अरे तुम मत करो भाई। क्यों? मैं क्यों ना करूं? फिर आपकी मर्जी, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। मुंबई 2 करोड़ लोगों का ये शहर हर रोज 200 करोड़ लीटर सीवर पैदा करता है, जिससे 800 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। और इतने सीवेज से रोजाना जंग लड़ने के लिए मुंबई में हैं सिर्फ 30,000 सफाई कर्मचारी। हर एक सफाई कर्मी के जिम्मे 66,000 लीटर सीवर। मगर क्या यह सचमुच में इतना मुश्किल काम है? एक जोड़े गमबूट, दस्ताने और अपनी पसंदीदा शर्ट पहने मैं उतर पड़ा चेंबूर के खुले नाले में। ये सही पहना मैंने? अरे अरे और पीछे रहो ना भाई, पीछे रहो। ये मेरा पैरा अंदर चले गया एकदम। अब क्या करूं? ऊपर नहीं आ रहा। जाओ ऊपर। हाँ, पीछे हो जाओ। हाँ, उधर उतना गहरा है? कितना है? जूते के अंदर जाएगा? जाएगा। अभी मैं 200 किलो पॉटी में खड़ा हूँ। जूते मेरे पानी से भरे हुए हैं। अब राजू भाई मेरे को सिखाएंगे कि ये देसी घी के परांठे जो इन्हें बोल रहे हैं ये तो कैसे साफ करते हैं। संडास को बोल रहा है। अभी संडास बोलने में जरा अच्छा नहीं लगता है। 54 साल के राजू एक अनुभवी सीवर वर्कर हैं, जिनके पास कम से कम 20 साल का अनुभव है। राजू भाई, हाँ बोलो भाई। तो ये काम की कोई ट्रेनिंग मिलती है आपको? ट्रेनिंग क्या देने का इसमें? सिर्फ भरने का है, देने का ऊपर। अब तुम देखो, आप 20 साल से कर रहे हो, आपकी कोई एक्सपर्टीज होगी ना, आपको आता होगा ठीक से करना। यूँ डाल दिया, जाते ऊपर। ये मेरे को भी करने दो ना, ये वाला। लो ना फिर। हाँ लो फिर तो। हाँ हाँ यार, हाथ मिला है तो मेरा कंधा नहीं है क्या? हाथ मिलाना यार। उस बदबू के बारे में सोचिए जो किसी खुले नाले के पास से गुजरते वक्त आपको गाड़ी की खिड़कियां बंद कर एसी चलाने पर मजबूर कर देती है। अब उसी स्मेल को 100 गुना कर दीजिए, फिर भी आप उस नाले की बदबू के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। जब मैं उस नाले में अपने सीवेज से भरे बूट्स में खड़ा था, तब मुझे यह फाइनली एहसास हुआ कि मैं इंसानों के मलमूत्र, टूटे शीशों और यूज्ड सिरिंजों के बीच था। अगर मुझे कहीं कट जाता तो क्या होता? इसको क्या बोलते हैं? हालांकि काम काफी बेसिक था। आपको किसी तरह के स्किल सेट की जरूरत नहीं, बजाय सिर्फ इसके कि आप बेहोश ना हो जाएं। मुझे बस ठीक से खड़े रहना था और जैसा जैसा राजू भाई कह रहे थे वैसा करते जाना था। करो, देखो तुम ट्राई करो। ये बड़ा लियो साहब। थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये साथ में इतना नहीं उठा जाएगा तुम्हारे। अच्छा, हाँ ऐसा। हाँ, आप स्कूल गए हो कभी? इसको दूसरी पढ़ाओ। अच्छा, तो आपने बच्चों को पढ़ाया अपने? हाँ फिर, अरे भाई 12वीं तक पढ़ाया। क्या सही नहीं कर रहा? क्या हंस क्यों रहे हो? तो मतलब आपको बच्चों को ये काम पसंद नहीं आता है? उनको भी लाओ क्या? हैं? कल से उनको भी लेके आओ। आपने तो किया ना ये काम। बस एक आदमी ने किया, बहुत हो गया। अच्छा, इसका मतलब मैं शाम को दारू पीता तो सब परिवार दारू पीना मांगते क्या? लड़की लड़का औरत। हाँ पर जो ये नए लड़के कर रहे हैं, हाँ, उनको पूछे क्या पूछे। हाँ भाई, इससे पहले स्कूल नहीं गए?
हैं? सबका स्कूल छूट गया क्या यहाँ पे? आपकी उम्र क्या है वैसे? 19। तो जैसे आपको ठीक लगता है काम? किसको पसंद आएगा ये काम? तो जैसे दोस्तों के साथ घूमने कहाँ जाते हो सुमित भाई? आता चौपड़ी पड़ी हैं? ये क्या लिखा है टैटू में? वो गर्लफ्रेंड लगा अच्छा बेबी डॉल बेबी डॉल है वो। गर्लफ्रेंड को पता है क्या काम करते हो? तो थोड़ी बोलूँगा, क्यों, उसको क्यों नहीं बता सकते? शर्म आती है। मुझ जैसे दिल्ली के एक लड़के के लिए इस नाले में खड़ा होना और इन वर्करों के साथ मस्ती मजाक करना एक अच्छा विजुअल था और पार्टियों में सुनाने के लिए एक अच्छा किस्सा भी। तो इस नाले में भी चाय का टेस्ट तो सेम ही रहता है ना? क्या है अभी ऊपर के आदमी को कोई ले साहब का फोटो लो, हमारा भी लो, चाय पीते रहे। हाँ मगर अपने एटीट्यूड और टैटूज के साथ सुमित, जो लगभग मेरी ही उम्र का था, इस नाले के लिए बिल्कुल भी नहीं बना था। उसके लिए इस नाले में होना शर्मिंदगी की वजह है। मेरे लिए जो गर्व की चीज है वो उसके लिए एक शर्म की जिंदगी है। रोज रात को दारू पीते हो? हाँ। क्यों? ये क्या है दूसरा तुमको? असली घी के पराठे भरना पड़ता है। क्या पीते साहब? और जो देखेगा दिन भर नजर में वो सब दिमाग में नहीं है, उसके लिए वो पीना पड़ता है। उसका क्या पर बदबू तो आता है ना राजू भाई। अरे वो अभी अपने हाथ को सूंघोगे तो बदबू नहीं है क्या? तो ऐसा थोड़ी सुनेगा। हाँ। ऊपर निकलेगा सावन ओवर से धोएंगे। हाँ। पर दिन भर इसमें काम करना है आपको। हो फिर अगर नहीं करेंगे, हाँ, तुमको मालूम है बॉम्बे में के अंदर क्या होगा? लाखों लोग बीमार पड़ेंगे, करोड़ों, लाखों तो छोड़ो, करोड़ों को बोला साथ। मेरी इस कुछ घंटों की इंटर्नशिप ने मुझे दो बातें सिखाई। पहली, कि कभी भी अपनी फेवरेट शर्ट पहनकर नाले में ना उतरें। और दूसरी, दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था की आर्थिक राजधानी में अभी भी इंसान ये काम क्यों कर रहे थे? और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। मैला उठाने की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट के 1993 और 2013 अधिनियम पर आए फैसले में इसको चरणों में समाप्त करने की बात की गई और सरकार से सफाई कर्मियों के पुनर्वास और काम को पूरी तरह से मैकेनाइज करने की गुजारिश की गई। गौरतलब है कि 2013 एक्ट के हिसाब से जो भी व्यक्ति सेप्टिक टैंक, सीवर और खुले नाले साफ करता है उसको मैनुअल स्कैवेंजर यानी मैला ढोने वाला माना गया है। इसका मतलब राजू भाई जो काम सरकार द्वारा नियुक्त किए गए किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के लिए कर रहे थे वो पूरी तरह से गैरकानूनी है। इस सब की जड़ तक पहुंचने के लिए मैं निकला बीएमसी से बात करने। सर असल में हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं अर्बन सीवर मैनेजमेंट के ऊपर। जी सर, तो उसके सिलसिले में हम चाह रहे थे कि जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है बीएमसी में या कमिश्नर साहब हैं जो भी हैं उनसे इंटरव्यू मिल जाता तो बहुत बढ़िया रहता। ठीक है सर, जो चीफ मीडिया एडवाइजर है जिनसे आप बात करेंगे उनका नाम बता पाएंगे? राम दुशुंडे। ठीक है, और सर आपका गुड नेम? अच्छा सर, तो इस सिलसिले में हमारी फिर बात कब हो पाएगी? आप कॉल करेंगे? एकदम ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, मैं वेट करूँगा। तो मीडिया एडवाइज़र का जो ऑफिस है बीएमसी के कमिश्नर का, उनके ऑफिस के एक ऑफिसर ने हमें बोला है कि वो चीफ मीडिया एडवाइज़र से बात करेंगे और फिर हमें बताएंगे कि इस सिलसिले में क्या हो सकता है। उन्होंने बोला कि चीफ इंजीनियर है मेन अथॉरिटी इसमें, जिनको हम मेल ऑलरेडी लिख चुके हैं और जो हमें इंटरव्यू के लिए मना कर चुके हैं। जब तक बीएमसी से कोई जवाब आता मैं निकल पड़ा दिल्ली, उस व्यक्ति से मिलने जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सीवर वर्करों के लिए काम किया है और शायद उन्हें पता है कि राजू भाई को हर दिन मेले में उतरने की जरूरत क्यों पड़ती है। आज एनडीटीवी इंडिया के स्टूडियो में बैजवाड़ा विल्सन, बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया विल्सन जी हमारे जुड़ने का, थैंक यू सो मच।
want such kind of a society where there is no discrimination, no women will be cleaning the shit of the somebody else. In my opinion, at any cost, even including emergency, we should not allow human being to enter. We have to develop the system like that. The apparatus can go, the machine can go, like that you have to develop. See, when we want the highways, national highways, we are able to do. And 6-line road, 3-line road, 12-line road, सारे बनाने के पैसा होते हैं, अंडरग्राउंड ड्रेन बनाने के पैसे नहीं होते हैं क्या? मतलब क्या है? यू डोंट हैव द विल टू डू दैट। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट कहती है कि मैनहोल में जाना इलीगल है, उसी जजमेंट में लिखा भी हुआ है कि अगर मैनहोल में जाना हो तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ये तो बैन करना भी चाह रहे हो, नहीं भी करना चाह रहे हैं? नो पर्सन एंटर इनटू द सीवर लाइन एंड septic tanks, that is the mention. The next line, when you come, in case of emergency, you have to adopt all these precautions. So emergency means what? Emergency, it has to occur beyond our whatever the plans we have. When you don't have any plan, you can't claim that it is emergency. तो ये काम करने वाला मेजॉरिटी 100% दलित आदिवासी सी होते हैं और कोई दूसरा नहीं करते। जैसे द दलित बॉर्न टू क्लीन, सो दे आर क्लीनिंग लाइक। वो ऐसा है, वो अनपढ़ है, वो क्या करेंगे, ऐसा एक नोशन हमारा माइंडसेट है। बट इज द कास्ट एंगल दैट बिग? वो गरीबी है, इसी से नहीं कर रहा है। कई गरीबी है देश का अंदर, सारे ये काम नहीं करते हैं। वो अनपढ़ है इसलिए काम नहीं कर रहा है। कई लोग अनपढ़ हैं, सारे लोग ये काम नहीं करते हैं। इसका कारण है जाति है, इसका कारण है पितृसत्ता है। दोनों कारण से काम करते हैं। इधर सीवेज सेप्टिक टैंक क्लीनिंग पे थोड़ा पैसा ड्राई लेट्रिन से साफ करने वाला से थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं, इसी वजह से वहाँ मेल ज़्यादा होते, पुरुष ज़्यादा होते हैं। कहाँ पैसा बहुत कम होते हैं, वहाँ स्त्री ज़्यादा होते हैं। सो ये कास्ट का एक जाति का मुद्दे है, ये पितृसत्ता का मुद्दे है, दोनों हैं। जी गणेश जी से बात हो पाएगी? जी दिल्ली से बात कर रहे हैं आप? जी सर, आपको याद है, थैंक यू। मेरे जो बॉस हैं, तो सुझाव ये है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है और ये सारी चीज़ें एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर मुखर्जी, हाँ, तो आप उनके पीए से बात कर सकते हैं। उनके पीए से? हाँ हाँ। तो मतलब जो कंसर्न अथॉरिटी है सीवरेज की वो ये हैं? ओके ओके गणेश, थैंक यू सो मच। हेलो जी मैम, आप डॉक्टर मुखर्जी की पीए बोल रही हैं? हाँ। तो हम लोग अर्बन सीवर मैनेजमेंट पे एक फिल्म बना रहे हैं। हाँ नो प्रॉब्लम, आप एक बिल कीजिए जी। उसमें लिखिए ऐसा कि जी। हम लाइसेंस लेना चाहते हैं, कब आएंगे। ठीक है, कितना टाइम लगता है ऐसी परमिशन में? तो शायद मंगलवार तक दे देंगे। ठीक है मैम, थैंक यू मिसेस पाटिल, मैं मेल भेजता हूँ। थैंक यू। उन्होंने हमें बोला है ईमेल भेजने को और ट्यूसडे तक होपफुली हमें कोई रिप्लाई मिलेगा। सो वील वेट एंड वॉच, मंडे को वील कॉल दी ऑफिस। बीएमसी के तरफ से किसी सकारात्मक जवाब की उम्मीद में मैं वापस मुंबई आ गया, मगर विल्सन की बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं। आज के भारत में आपकी जाति कहां तक आपके रोजगार या व्यवसाय को प्रभावित करती है? क्या सिर्फ शिक्षा ही मायने नहीं रखती? कम से कम मैं तो यही सोचता था जब तक कि मेरी मुलाकात सुनील यादव से ना हुई। वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एक पीएचडी स्टूडेंट है। मैं डबल लाइफ जी रहा हूँ। जब मैं टीआईएसएस में रहता हूँ तो मुझे एकदम कॉन्फिडेंस रहता है, बहुत सारे प्रोफेसर मिलते हैं, कभी सेमिनार में जाना पड़ता है। लेकिन जैसे रात होती है तो मुझे डर लगने लगता है, शाम होती है जैसे 6-7 बजे को, अरे अभी काम पर जाना है। और हाँ, सुनील भी बीएमसी के उन 30,000 सफाई कर्मचारियों में से एक है और हमारे टिस पहुंचने के कुछ देर बाद ही उनको अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकलना था। आपकी ड्यूटी होती कहाँ पे? हाँ, ड्यू वार्ड पे। अच्छा, और नाना चौक रेजिडेंट रोड ऑफिस जाते हैं। ये बहुत चौंकाने वाली बात थी कि सुनील दिन में तो पीएचडी स्टूडेंट थे, मगर रात होते ही सफाई कर्मचारी। उनके पास बीकॉम, बीए जर्नलिज्म, एमए इन ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर,
मास्टर ऑफ सोशल वर्क, डॉक्टर ऑफ सोशल वर्क और एमफिल की डिग्री है। 6 डिग्रियां, मुझसे 5 ज्यादा। फिर भी वो मुंबई की गलियां साफ कर रहे हैं। क्या ये सब बस इसलिए कि वो एक दलित हैं? अगली सुबह मैं सुनील से मिलने उनके घर गया। हर कोई दलित सफाई कर्मचारी नहीं, लेकिन हर सफाई कर्मचारी दलित है। हमारी 3 पीढ़ियाँ सफाई कर्मचारी, मेरे नाना नानी, चाचा और मेरे पिताजी, ये सब सफाई कर्मचारी थे। और हमारा जब जन्म हुआ सफाई कर्मचारी फैमिली में, तब से हमारी डिफ़िकल्टी चालू हो गई। हमारे पिताजी अल्कोहलिस्ट थे और ड्रगिस्ट भी थे, तो फैमिली के हर समय अब्यूज मम्मी को हमने देखे है बचपन से ही, कि मारपीट होना, जो तोड़फोड़ घर के होना। तो क्या ये कहना सही होगा कि एज अ होल जो सफाई कर्मचारी जिन हालातों से गुजरते हैं, उनकी फैमिली की हालात भी बिगड़ जाते हैं? जैसे आपकी फैमिली, आप बचपन में बता रहे थे। अभी मैं मेरे पिताजी को दोष नहीं दूंगा। हर समय काम करके आने के बाद वो हायर होते थे कि मैं इतनी गंदगी में काम करता हूँ, मुझे पीना ही पड़ता। तो वो ट्रेस में आके वो गुस्सा कहाँ पर निकालेंगे? कुछ भड़ास निकालने के लिए ऐसे कोई ड्रगिस्ट या कोई भी ये करके फिर अपने फैमिली को हैमर करता और फिर वो फैमिली उसमें कोलैप्स हो जाती। जो पहला दिन था वो मेरे लिए नर्क से भी बहुत बदतर था। घर पे आकर मैं किसी को बताया नहीं, सो गया, क्योंकि हाथ का बास मेरे 3 दिन तक गया नहीं था। लेकिन मेरे दिमाग में तब से चल रहा था कि ऐसे काम करूंगा तो मैं भी जल्दी मर जाऊंगा। डर पैदा हो गया था, तो वो डर की वजह से मुझे एजुकेशन लेने के लिए बूस्ट मिली थी। तो मतलब एक तरह से आपने इस जॉब से हटने के लिए इतना एजुकेशन पाया, और फिर भी आप इस जॉब के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। आप इससे हट सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। फिर शुरुआत में मुझे लगा था कि मैं अपना प्रोफेशन चेंज करने के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मुझे नॉलेज ग्रेन होती गई, मुझे सोशली प्लेटफॉर्म समझ में आ गया, रूल रेगुलेशन के बारे में पता चल गया, तब मैंने सोचा यार नहीं सुनील, अभी हमें इसके लिए रहकर ही फाइट करनी चाहिए। हम यहाँ से प्रोफेशन बदलेंगे तो सिर्फ एक सुनील यादव का भला होगा या वो कुछ अच्छी जगह पे जाएगा, लेकिन जो मेरे साथ कम्युनिटी है, जो मेरे साथ कलीग्स काम करते हैं, उनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, वो भी कल आएंगे और कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं, तो ये लोग मेरे जैसे उनको कुचल देंगे। खुशी नहीं होती वो काम करने के लिए, लेकिन जो सिस्टमेटिकली हमें जो दबाया गया है उसका मेंटली हमारे ऊपर बहुत ही प्रेशर होता है कि अरे काम नहीं करेंगे तो दूसरा मिलेगा नहीं। यहाँ पर कोई अपर कास्ट होता सुनील यादव के जगह पे, वो यहाँ पर रहता क्या? उसके पास उनके जो सोसाइटी है वो सब उसको निकाल लेती थी, लेकिन हमारे पास वो सोर्स नहीं। हालांकि दलितों के समाज में स्थिति और वर्ण व्यवस्था को लेकर कई व्याख्याएं मौजूद हैं, मगर सबसे प्रचलित सामाजिक वर्गीकरण के अनुसार जाति व्यवस्था सभी हिंदुओं को मोटे तौर पे 4 वर्गों में बांटता है। इस पिरामिड में सबसे ऊपर हैं ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और सबसे नीचे आते हैं शूद्र। इस पूरे ढांचे के बाहर आते हैं दलित, बहिष्कृत और अछूत, जिनको सदियों से दबाया गया है। And while Article 15 of the Indian Constitution prohibits discrimination on the basis of religion, race, place of birth, sex or caste, and Article 17 abolishes untouchability and its practice in any form, it's hard to deny caste privilege, when even in my profession, 71% of the jobs are held by upper caste males, even though we make up just 8% of the country's population. हमने क्या ठेका लेके रखा है क्या सब समाज का? हमें कचरा ढोए, हमें उनको सफाई करें? आप भी कीजिए। हमें, आपने वो कलम पकड़ी है तो वो कलम हमें दीजिए, आप उस सफाई का काम कीजिए। जी मिसेस पाटिल, आप बता रही थी कुछ? अच्छा, ओके। तो हमारी सेम बात कल हुई थी, कल आपने बोला था आज तक हो जाएगी अपडेट। ठीक है। और असल में हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं कि अगर बीएमसी की रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तो लोगों को लग सकता है कि अनफेयर फिल्म है, तो हम चाह रहे हैं कि बीएमसी से रिप्रेजेंटेशन हो तो अच्छा रहेगा फिल्म के लिए। कल मैम मैं कितने बजे करूँ? ठीक है मैम, मैं 11:30 बजे कल करता हूँ।
फ्राइडे को इन्होंने बोला था ट्यूसडे को कॉल करो, और फिर हमने मंडे को भी की, मंडे को इन्होंने बोला कल करो। आज ट्यूसडे है और आज भी इन्हें शायद मेरी ईमेल आईडी भी नहीं पता है जो कि मैंने मेल संडे को भेजी थी। तो कल सुबह देखते हैं कॉल करके क्या होता है। खुला नाला भले ही घिनौना हो मगर ये खतरनाक नहीं था। जानलेवा कार्यस्थलों की कड़ी में अगला नंबर था स्टॉर्म ड्रेन्स का, वो सीवर लाइंस जिनको बारिश के पानी को समुद्र तक ले जाने के लिए बनाया गया था। मगर सबसे खतरनाक, हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार था मैनहोल। कैसे करेंगे राजू भाई, ध्यान से। हाँ यार ये ऐसा भाई, अगर गिरा तो मर तो नहीं जाऊंगा? नहीं गिरेगा नहीं, मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना? नहीं मरेगा। इससे पहले कि मैं उसमें उतरता, मुझे जरूरत थी एक्सपर्ट एडवाइस की। इसलिए मैं निकल पड़ा अपने द्रोणाचार्य राजू भाई से मिलने। वो सुनील के पिता और बाकी सभी वर्करों की तरह जिनसे मैं मिला था, अपने काम की परेशानी से निपटने के लिए शराब पर आश्रित थे। आप पीते दारू? हाँ पीते कभी कभार, रोज का शाम को। कभी कभार या नहीं पीने को क्या, अब मेरे को किसकी शर्म है? अभी बाप था वो मर गया बेचारा, फिर कौन डरेगा किससे? मैं मेरा घर का मालिक मैं ही हूँ। मेरे को क्या पीना है क्या नहीं पीना है वो मेरे ऊपर है। जब ज्यादा काम कर लेते, थकान महसूस होती तो पीना ही पड़ता है, ऐसा है वो। ये एक फैक्ट है कि ये सब लोग अल्कोहल लेके ही अंदर जाते हैं। इस काम को करने के लिए उनको वो कहते हैं कि हमें मेंटली अलर्ट रखेंगे, नॉर्मल पोजीशन में जाएंगे तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा राजू भाई, बुरा मत मानना, जब हम पढ़ रहे थे ना इस बारे में, तो हमने पढ़ा कि जो सफाई कर्मचारी जो गटर में काम करते हैं वो 60 साल के ऊपर नहीं जी पाते। फिर क्या, और 10-12 साल जी लिया, बहुत हो गया ऊपर वाले की मेहरबानी से। और फिर उसके आगे जिंदा रह के क्या करने वाला है? मैं कुछ तो नहीं, काम नहीं कर सकता है, ये घर के ऊपर बोझ हो सकता है जो मेरे को बैठ के खाने के लिए, वो कौन करेगा? उससे अच्छा जल्दी मर गया वो अच्छा, मगर जिंदा रहना अच्छा नहीं। जब मैंने मैनहोल के अंदर जाने की बात छेड़ी तो राजू भाई, जो आमतौर पे तो गमबूट पहनने के भी खिलाफ थे, अपने डर को छुपा ना पाए। आज तक किया भी नहीं, उसके अंदर उतरा भी, उसमें गैस लेता है, बोलते मरता है आदमी, उसके लिए बाबा वो काम ही नहीं करते। उससे अच्छा घर पे बैठो, चल जाएगा वो काम करने का। उनका रिएक्शन बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि सिर्फ पिछले 2 सालों में 1200 से ज्यादा वर्करों की सीवर लाइंस में मौत हो चुकी है। सीवर साफ करने का एक 2 दिन का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो बस उसमें गैस वैस बनी हुई थी, तो उसके चक्कर में गिर गए, उसमें एक्सपायर हो गए। 2 बंदे और थे, एक तो हमारे रिलेशनशिप में ही था और एक बंदा बुलंदशहर की साइड का था। 3 जने एक दिन में। So fatal deaths are happening. So almost 1073 death cases we have given to the government. We are asking government to pay the compensation at least when accident happened. And we are also declaring that this is not the accident deaths. This purposely you are making this kind of a situation. You are not finding the solution. When you are not finding the solution, there is a problem. So we are entering into that problem, we are losing our life. So for each death happening in this country, for all such deaths, the government is the responsible. They are killing us in the silver line. मैनहोल के अंदर दम घुट के मर जाने के ख्याल ने ही मुझे बेचैन कर दिया। इसलिए उसमें उतरने से पहले मैं सभी उपलब्ध सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में जानना चाहता था। पहले आके सवेरे आके ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन खोलने के बाद पहले उसको कैंडल टेस्ट करते हैं। कैंडल टेस्ट होने के बाद उसमें गैस, जो कैंडल टेस्ट है वो होता क्या है? जो अपन जो थैली बीली सब मिलता है ना अपना, जो उसके वजह से गैस बनता है। वो गैस बनने से ना आदमी उतरने से सडनली उतरेगा, आदमी मरने के चांस है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन और 2% दूसरी गैसेस होती हैं। मगर इन सीवर लाइंस के अंदर कचरे और मल के सड़ने से मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोक्साइड और अमोनिया जैसी गैसेस पैदा होती हैं, जो हवा में ऑक्सीजन का लेवल कम कर देती हैं, जिससे हाइपोक्सिया होता है।
जिसकी वजह से आपकी तुरंत मौत हो सकती है। बड़ा सा रॉड लेके पानी को हिलाते, उसके बाद आदमी को पूरा हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट और शूज़, मास्क, जैकेट, हेलमेट ये वगैरह दिला के उसके बाद आदमी को ऊपर से उतारते हैं, रस्सी के थ्रू नीचे उतारते हैं। हंड्रेड पीपल आर वर्किंग इन वन बिग शहर के अंदर कारपोरेशन पे, एक काम पे, इस पे उनका पास 2 और 3 ग्लव्स होते हैं, 5 और 10 शू होते हैं। सो एक का एक शू देगा, दूसरा का ग्लव्स देगा, दूसरा का मास्क देगा, वो बताएंगे मैं हम लोग देते हैं। कभी सुपरवाइजर आएगा वो दिन सारे एक आदमी पहन के उनका दिखाएंगे, मैं वैसा करते हैं। सच पे देश का अंदर वो कहीं भी ऐसा स्पेस सूट जैसा लगा के साफ करना नहीं हो रहा है। अभी मुझे 10 नंबर के शूज चाहिए। अभी वो जो शूज भेजे उसमें 10 नंबर के है ही नहीं। मुझे बोले 8 नंबर के लेके जाओ, कुछ भी करो, साइन करो। अभी उसमें मैं कैसे काम कर सकता हूँ? मुझे हो ही नहीं रहे। लेकिन उसने ज़बरदस्ती प्रेशर किया कि मैं तुम्हें कल फिर काम पे नहीं लूँगा। अभी हम बोलेंगे हमारे कमिश्नर साहब को बंगला छोड़ दीजिए, आप 10 बाय 10 के इसमें रहिए, अभी बजट नहीं, कुछ नहीं, और रहेंगे क्या? मास्क की बात करें तो मास्क इनको जो दिया जाता है वो कैनिस्टर मास्क होता है, और उसके ऊपर ही लिखा हुआ है मास्क के ऊपर कि दिस शुड नॉट बी यूज्ड इन ऑक्सीजन डेफिशिएंट स्पेस। So we were told about this manhole inside a house. Yeah, looks strange. So the line's been clogged. A worker has had to go in. It's a good 15-20 feet deep inside. I don't know how that guy is surviving inside. उस तंग मैनहोल से निकाले जाने के बाद उस वर्कर के घबराए हुए चेहरे ने मेरे डर को और बढ़ा दिया। पूरे का पूरा सेफ्टी सिस्टम अव्यवस्थित था और किसी अनचाही घटना का होना काफी संभावित। इसी काम के लिए हांगकांग में एक वर्कर को ना सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, बल्कि 15 लाइसेंसेस भी लेने पड़ते हैं, और उसे फुल बॉडी सूट दिया जाता है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होता है। और अब मैं अंदर फ़ोन कर रहा हूँ एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर की पीए मिसेस पाटिल को। हेलो, मिसेस पाटिल बात कर रही हैं? पाटकर बोल रहे हो? मैंने असल में संडे इवनिंग को मेल दी थी। सर आपको सर ने वो चीफ एसपी है हमारे प्रशांत सर, कौन? उनके पास डायरेक्ट किया है। ओके, अभी हम आपको मेल भेजते हैं उनका एड्रेस और वो फाइनल अथॉरिटी है इस मामले में? हाँ, सीवरेज का वही देखते हैं। ओके, उनका नाम क्या और पोस्ट क्या, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? प्रशांत, चीफ इंजीनियर एसपी। अच्छा, आप अभी मेल भेज देंगे? हाँ हाँ ठीक है मैम, मैं मेल की वेट करता हूँ आपकी। ओके। 3 दिन लटकाने के बाद इन्होंने बताया कि ये फाइनल अथॉरिटी नहीं है। नाउ वी हैव टू गो टू अ चीफ इंजीनियर कॉल्ड प्रशांत, जो वर्ली में बैठते हैं, तो उनको मेल भेजते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। गंभीर खतरे को देखते हुए प्रोडक्शन टीम ने तय किया कि मैनहोल में ना जाना ही बेहतर होगा, इसलिए हमने स्टॉर्म ड्रेन में उतरने का फैसला किया। I'm going into this storm drain, which looks highly dangerous, but I'll have to go in since my team wants me to go in. जब मैं नीचे उतरने के लिए तैयार हो रहा था, सौरभ ने मेरे खड़े रहने के लिए एक प्लेटफॉर्म सा बना दिया। कॉर्नर नीचे कॉर्नर, बस ठीक है, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ। पैर झोलो, दोनों पैर नीचे करो, वो पैर नीचे करो, दोनों पैर। अरे इधर इधर, चलो भाई पकड़ के रखो, चलो मैं पकड़ के रखो। अब कहीं मत दो, ठीक है, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, छोड़। ठीक है, ऐसे ठीक है। गिरूंगा तो नहीं नीचे? नहीं, आप बैठे रहो। ऑनेस्टली अगर मेरे पास फुल बॉडी सूट भी होता तो भी मैं इसके आगे बिल्कुल नहीं जाता। कितना नीचे अंदर नीचे है?
हैं? अरे क्या कर रहे हैं? He's dipping. He's taken a dip inside. और and he's back. अभी जैसे आप अंदर गए डुबकी मार के दिखाया तो आंख में पानी जाता होगा ये गंदा। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं जाता। स्टॉर्म ड्रेन्स को बिना सीवेज वाले पानी को समुद्र तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, मगर यह संकरी सी जगह बदबू से भरी पड़ी थी। कचरे की एक मोटी तह, प्लास्टिक बैगों का अंबार, लकड़ी के टुकड़े, स्लज और न जाने क्या क्या उस पानी में मौजूद था। इंग्लिश नहीं जानता है। ये क्या है? कचरा है, देखो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें गैस बनता है, तो इस गैस में आप रहते हो। मजबूरी। ये इतना घिनौना था कि किसी के भी दिमाग को सुन कर दे, पर जो मेरे दिमाग में छप गया वो था सौरभ का मुस्कुराता हुआ चेहरा। आपके शरीर में कुछ दिक्कत आती होगी, कुछ नहीं आपकी तबीयत खराब होती होगी। नहीं होता है। किस मिट्टी के बने हो? वो भगवान का मिट्टी से बना हुआ। भगवान की मिट्टी। तो भगवान ने काम दिया, भगवान दिया। ओके। आधे से ज्यादा शरीर सीवेज में डूबे होने के बाद भी उसने अपनी पूरी क्षमता मुझे अपने हुनर दिखाने में लगा दी, जैसे उसे मेरे जरिए पूरी दुनिया को ये दिखाने का मौका मिला हो कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। मेरे लिए अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। कम बैक टू द वर्ल्ड, टू हेवन मे बी। वो उस पानी में रोज जाता है, यहाँ तक पानी है, वो मस्ती कर रहा है, उसमें नहा रहा है और उसके पास चारा ही क्या है।